हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम पलक नारंग है और आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लास 10 का। लास्ट 2 क्लासेस में हमने ऑलमोस्ट पूरी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर ली थी, जिसमें इंट्रोडक्शन, क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एडेप्टेशंस एंड प्रोडक्ट्स सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। पहला, ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में, जैसे उसको बोला जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जो प्लांट अपने अंदर खुद करते हैं वो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, फिर हम पढ़ेंगे इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। पहला, लाइट इंटेंसिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ठीक है, मैंने एक ग्राफ बनाया, ये लाइट इंटेंसिटी और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर लाइट बढ़ जाएगी तो फिर फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, जो उसकी प्रोसेस है, वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही, जैसे जैसे लाइट बढ़ती है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ती है। पर क्या वो कंटिन्यू बढ़ती रहेगी? अगर मैं लाइट इंटेंसिटी बढ़ाती रहूं तो वो बढ़ती रहेगी? ऐसा नहीं होता। वो एक सैचुरेशन लेवल अटेंड कर लेती है और फिर रुक जाती है, उसके ऊपर नहीं बढ़ती है वो। और इस पे जो कंसंट्रेशन होती है CO2 की, वो होती है 0.02% CO2 की कंसंट्रेशन होती है। ये पूरा जितना भी हमने एक्सपेरिमेंट किया कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई, तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। तो बढ़ रही थी, लेकिन तब CO2 की कंसंट्रेशन क्या थी? 0.02%। फिर बाद में हमने देखा कि कांस्टेंट रह गई, बढ़ी ही नहीं। तब रेट क्या थी? 0.0। तब रेट क्या थी? कांस्टेंट थी। और तब कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? 0.02%। तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा के देखी। सबसे पहले तो इसको हम नाम दे देते हैं S1 के, यहाँ पे कांस्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा के देखी तो फोटोसिंथेसिस वापस बढ़ गई। पहले लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटोसिंथेसिस बढ़ गई, और उस समय पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाई, तब देखा कि और भी फोटोसिंथेसिस बढ़ गई। इस पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी 0.05%, इसके आगे आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या फिर लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओ, कुछ नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, पहले लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटोसिंथेसिस बढ़ी, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ाई तो फोटोसिंथेसिस बढ़ी। ये हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक है जो इंक्लूड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एज वेल एज लाइट इंटेंसिटी। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती गई। लेकिन सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन से टेम्परेचर पे होती है? अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री सेल्सियस पे। सबसे मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे होती है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेम्परेचर है ये फोटोसिंथेसिस का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब इसके ऊपर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी 35, 36, 37, तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम होती जाएगी। वो कितना सहन कर लेगा? टेम्परेचर बढ़ाती रहूंगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम होती जाएगी।
एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जो कि होगा 40 डिग्री सेल्सियस, जब फोटोसिंथेसिस की रेट पूरी की पूरी स्टॉप हो जाएगी। इससे ज़्यादा टेम्परेचर वो झेल ही नहीं सकता, 40 के ऊपर जाएंगे तो बस फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। और एक और बात कि मतलब इसी पे एक पॉइंट है कि अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ा देते तो फोटोसिंथेसिस की रेट डबल हो जाती है। पर इसकी भी एक कंडीशन है, हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर के आसपास ही रहने चाहिए। मान लो 22 डिग्री सेल्सियस था, अब हमने 32 कर दिया तो टेम्परेचर हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो गई? डबल। अगर 25 था टेम्परेचर, हमने उसको बढ़ा के 35 कर दिया, फिर से फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर 35 से 45 करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर के आसपास आना चाहिए, तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट हो जाएगा डबल। तीसरा जो पॉइंट आता है, क्या हो गया? लाइट इंटेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया। तीसरा आएगा वाटर। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा वाटर की क्वांटिटी होगी उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। अगर वाटर की क्वांटिटी, मान लो कि सॉइल से जो पानी खींच रहा है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पानी कहाँ से आता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में से, सॉइल से आता है। तो सॉइल से पानी खींच रहा है प्लांट, अगर वो खींचना कम हो गया कोई भी XYZ रीजन की वजह से, अगर वो खींच नहीं पा रहा है वाटर, तो फिर वाटर की स्कैर्सिटी हो गई, मतलब वाटर की कमी हो गई, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वाटर नहीं है और ऊपर से ट्रांसपिरेशन और हो रहा है, तो वाटर लूज और हो रहा है, तो इतनी कमी तो वो नहीं झेल सकता, तो वो स्टोमेटा को बंद कर देता है कि भाई ट्रांसपिरेशन तो नहीं हो, और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर नहीं आ सकता। स्टोमेटा बंद हो गया तो ना कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ना ऑक्सीजन बाहर जाएगा, ना वाटर बाहर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा बंद हो गया। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें सिर्फ 1% ऑफ वाटर यूज होता है, जो भी वो नीचे से ऑब्जॉर्व करता है, उसमें से टोटल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सिर्फ 1% ऑफ वाटर यूज होता है, ज्यादा वाटर यूज नहीं होता। तो ये था हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इंटरनल फैक्टर्स। So let's start with internal factors. तीन फैक्टर्स दिए हुए आपकी टेक्स्ट बुक में। एक है क्लोरोफिल। अगर किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोफिल कम हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम हो जाती है या खत्म हो जाता है, तो रुक ही जाती है, क्योंकि क्लोरोफिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, वाइटल पिगमेंट है। मैंने आपको क्लास में बताया था, पिछली क्लास में, क्लोरोफिल की प्रोसेस, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट ही क्लोरोफिल के थ्रू होती है, तो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पॉइंट है इंटरनल फैक्टर्स में आता है वो है प्रोटोप्लाज्म। किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है सेल का, या फिर अगर ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे इफेक्ट होता है, कम हो जाती है वो। तीसरा जो पॉइंट है इंटरनल फैक्टर्स में आता है वो है लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ का स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला मान लो थिकनेस ऑफ क्यूटिकल की जो वैक्सी लेयर है वो अगर थिक होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था। और अगर थिन होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। एक और चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जितने ज़्यादा होंगे लीफ के अंदर उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, उतना ज़्यादा वो होगी फोटोसिंथेसिस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, जो मैटर करता है इंटरनल फैक्टर में आता है और फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। तो ये सब इंटरनल फैक्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से, और 2-4 कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, और वो जो एक्सपेरिमेंट्स है वो सब है कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन रिलीज होता है, सनलाइट इंपॉर्टेंट होता है, ये सब ऐसे 4 ऐसे एक्सपेरिमेंट दिए। वो एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमको सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम जो करना है वो है डीस्टार्चिंग ऑफ लीफ। ऐसा हम क्यों करते हैं? डीस्टार्च करना यानी स्टार्च को बाहर निकाल देना लीफ में से।
स्टार्च फ्री हो गया लीफ, तो स्टार्च फ्री हो जाता है तो हम हमारे पास एक फ्रेश लीफ है। नाउ हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो स्टार्च बनेगा। स्टार्च बनेगा तो हमको पता चलेगा कि हाँ स्टार्च बन गया है, इसका मतलब ये प्रोसेस हुई है। अगर ऑलरेडी स्टार्च उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि वो जो स्टार्च बना है वो नया है या पुराना वाला है। तो अगर हम उसको डिस्टार्च नहीं करें तो हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं एक्सपेरिमेंट में। उसमें भी जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डिस्टार्चिंग ऑफ लीव्स। डिस्टार्चिंग ऑफ लीव्स में करना क्या होता है कि खाली प्लांट है उसको रख देना होता है डार्क में 24 to 48 आवर्स के करीब, वो डिस्टार्च हो जाती है। उसके बाद हमको ये टेस्ट करना है कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं, तो उसके 2-3 प्रोसेस होते हैं वो हम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमको लीफ के अंदर स्टार्च है या नहीं वो पता करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो लीफ है उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर रख देना है। बॉइलिंग वाटर के अंदर रख देने से क्या होगा कि जो भी सेल्स हैं वो सब की सब किल हो जाएगी। गर्म पानी है ना, वो सेल्स किल हो जाएगी। उसके बाद हमको क्या करना है, जो लीफ है उसको हम लोगों को इस तरीके के सेटअप में डाल देना है। ये है बॉइलिंग वाटर, ये है मिथाइलेटेड स्पिरिट, और ये है हमारा लीफ। लीफ को हमने मिथाइलेटेड स्पिरिट में रख दिया, उसके बाद बॉइलिंग वाटर में रख दिया। उससे क्या होगा, जितनी भी क्लोरोफिल होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होने की वजह से लीफ क्या हो जाएगी, एकदम हार्ड हो जाएगी और ब्रिटल हो जाएगी। क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गई, हमने गर्म पानी में रख दिया। लेकिन हाँ अब हार्ड हो गई है तो उसका एक और आगे स्टेप होता है कि उसको सॉफ्ट करना। लीफ को सॉफ्ट करने के लिए हम उसको गर्म पानी में डाल देंगे तो वो लीफ अपने आप सॉफ्ट हो जाएगी। ये 3 चीज़ हमने कर ली। सबसे पहले बॉइलिंग वाटर में डाला सेल्स किल करने के लिए, दूसरा हमने क्लोरोफिल निकाली मिथाइलेटेड स्पिरिट में डालने के लिए, तीसरा काम हमने क्या किया, हॉट वाटर में डाल दिया उसको सॉफ्ट करने के लिए। अब हमको देखना है कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं, तो उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। अगर हम लोग जो लीफ है उसके ऊपर आयोडीन डाल देंगे। अगर लीफ ब्लू ब्लैक टर्न हो गया, लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुआ तो होगा वो ब्राउन, उसका कलर हो जाएगा ब्राउन। दैट मीन्स स्टार्च इज एब्सेंट। ये हमने टेस्ट कर लिया स्टार्च के लिए। इसके बाद हम चालू कर सकते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट। जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैं करवाने वाली हूँ वो है क्लोरोफिल इज इम्पॉर्टेंट या फिर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए हमको वेरीगेटेड लीफ लेना पड़ेगा। वेरीगेटेड लीफ क्या होता है कि ये एक लीफ है, ठीक है। लीफ का कुछ पार्ट ग्रीन होगा, कुछ पार्ट ग्रीन नहीं होगा, वाइट होगा। मैंने बना दिया लीफ, इसका मैं कुछ पार्ट ग्रीन बना रही हूँ। आई मीन ग्रीन नहीं है, ब्लैक है, पर हम कंसीडर कर लेते ग्रीन है। मतलब हमने इन शॉर्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। इस तरीके के लीव्स किस प्लांट्स में पाए जाएंगे, कोलियस, क्रोटॉन और जर्मेनियम। जर्म नहीं है कोई, जर्मेनियम है। कोलियस, क्रोटॉन, जर्मेनियम। तो ये इसको वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी पार्ट ग्रीन होते हैं वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जो भी पार्ट ग्रीन नहीं होते हैं वहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है यानी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, यह हमको पता है। लेकिन हमको इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहला काम एक्सपेरिमेंट में डिस्टार्च। सबसे पहले हमको डिस्टार्च करना है, फिर इसका है ना हमको आउटलाइन बना के
आउटलाइन इसलिए ताकि हमको पता चले कहाँ कहाँ पे है। उसको सनलाइट में रख देना है। सनलाइट में रखेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, स्टार्च बनेगा। तो हमको स्टार्च के लिए फिर टेस्ट करना है कि सच में स्टार्च बना या नहीं बना। तो हम टेस्ट करेंगे। तो दो चांस है, एक ब्लू ब्लैक आएगा और एक ब्राउन आएगा। तो ब्लू ब्लैक कहाँ पे आएगा? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पर भी स्टार्च प्रेजेंट होगा वहाँ पर ब्लू ब्लैक आएगा। तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल था यानी फोटोसिंथेसिस हुई है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है तो स्टार्च बना है तो फिर ये वाला कलर आयोडीन को डालने के बाद ब्लू ब्लैक आएगा, और जो बाकी का जो है उधर ब्राउन कलर आएगा। ठीक है। अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम हो रही है कि स्टार्च जहाँ पे है वहाँ पे ब्लू ब्लैक आ रहा है कि ब्राउन आ रहा है, तो एक छोटी सी ट्रिक है कि ब्लू ब्लैक यानी 2 बी है, ब्राउन यानी एक ही बी है। जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है मतलब एस है, एक जन ऑलरेडी है, मतलब एक लेटर ऑलरेडी है, तो अब 2 लेटर और चले जाएंगे कि एक तो है, चले जाओ 2 चले जाते हैं, तो ब्लैक ब्लू जाएगा। जहाँ पे स्टार्च नहीं है मतलब कोई भी नहीं है, तो हर कोई वहाँ पे जाने के लिए डर रह के जाए कि नहीं, तो सिर्फ एक ही कलर है ब्राउन, जिसके पास हिम्मत है जाने की ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये एक ऐसे छोटा सा एक ट्रिक है जिससे आप लर्न कर सकते हो, मतलब याद रख सकते हो कि ब्लैक ब्राउन कहाँ पे होता है, सॉरी ब्लैक ब्लू कहाँ पे होता है और ब्राउन कहाँ पे होता है। नेक्स्ट जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो है सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट का एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एक लीफ लेना है, कोई भी रैंडम लीफ। पहला क्या है? डी स्टार्च करना है। उसके बाद इसको ब्लैक कलर के थिक पेपर से कवर कर देना है जो थोड़ा सा डिज़ाइन वाला हो। मैंने इस पर सर्कल बना दिया। ये पूरा ब्लैक पेपर है, इससे हमको पूरा कवर कर देना है और इसको फिर सनलाइट में रख देना है। अब क्या होगा कि सनलाइट कहाँ कहाँ पे आएगी? पूरी लीफ पे तो नहीं आएगी क्योंकि जहाँ पे हमने ब्लैक रख दिया वहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है। तो थोड़ी देर रखने के बाद हमको इसको वापस स्टार्च के लिए टेस्ट करना है। तो इसका मतलब इसके अंदर आयोडीन डालना है। आयोडीन डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जहाँ जहाँ पे सनलाइट आ रही थी, इधर इधर ये सब जगह ब्लू ब्लैक टर्न हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्च बन रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे ब्लैक पेपर था, सनलाइट नहीं आ रही थी, ये वाला जो है वो ब्राउन टर्न हो जाएगा आयोडीन डालने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ही नहीं थी। तो इससे हमको ये पता चलता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी खत्म। थर्ड वाला जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट बाकी सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इन सबसे थोड़ा अलग है। हमको क्या करना है, ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट की लीफ है। हमने क्या की, ये लीफ ऑब्वियसली पहले डी स्टार्च, मतलब और भी लीफ है, इसको थोड़ा जूम कर दिया हमने, और भी मतलब इसको सबसे पहले डी स्टार्च करना है, सारे एक्सपेरिमेंट्स का सबसे पहला काम। उसके बाद ये लीफ की आधी पार्ट को हमको फनल में डाल देना है। तुम बीच में अड़ रहे हो। आधा लीफ को हमको फनल के अंदर टाइटली बंद कर देना है। ये फनल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फंक्शन होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस हाफ लीफ में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो सबका सब KOH ने अब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका मतलब इधर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ये वाला जो पार्ट है इसको सनलाइट भी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही रहा है क्योंकि ओपन है। तो इस वाली जो जगह पे है फोटोसिंथेसिस होगी। ये वाला जो पार्ट है उस पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है जो बॉटल के अंदर है या फिर फ्लास्क के अंदर है, वो वाला टर्न हो जाएगा ब्राउन कलर में आयोडीन डालने के बाद, और ये जो बाहर वाला पार्ट है वो ब्लू ब्लैक कलर टर्न हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन हो रही है। अब जो बाहर वाला हाफ लीफ है ना, उसको हम एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की तरह मानते हैं। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हम 2 एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जिसमें सब प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशंस दी जाती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जिसमें भी ऑप्टिमम कंडीशन दी जाती है, लेकिन एक कोई ऐसा पॉइंट होता है जो ऑप्टिमम कंडीशन से अलग होता है, तो ज़्यादा होता है या तो कम होता है।
जैसे कि इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया, कम कर दिया, हटा दिया। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट है, ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे सब ऑप्टिमम कंडीशंस दी जा रही है, उससे हमको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलता है कि क्या हो रहा है उस प्रोसेस के अंदर। तो इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करें तो ये जो बाहर वाला लीफ है वो एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की तरह माना जाता है, जो एक ब्लू और ब्लैक टर्न हो जाएगा आयोडीन डालने के बाद, क्योंकि उसमें स्टार्च बन रहा है और फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो इससे ये कंप्लीट होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो है ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। उसको हम कैसे पता करेंगे, उसका ये कुछ ऐसा सेटअप होता है। और इसके अंदर हम एक कोई भी वाटर प्लांट रख देते हैं। मान लो मैंने इसके अंदर हाइड्रिला रख दिया, और भी होता है, इलोडिया भी होता है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पर मान लो मैंने हाइड्रिला रख दिया। इसके अंदर हम डालेंगे पॉन्ड वाटर, किसके अंदर, बीकर के अंदर। तो थोड़ी टाइम बाद पता चलेगा कि इसके जो टेस्ट ट्यूब है इधर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई गैस आ रही है, इसका मतलब कि ये जो प्लांट है वो कोई गैस रिलीज कर रहा है। अब हमको पता करना है कि कौन सी गैस है, तो हमको इसका टेस्ट करना है। हमको पता है ये ऑक्सीजन है क्योंकि हमने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन अगर हमको टेस्ट करना है कि ये कौन सी गैस है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे, हम एक बर्निंग स्प्लिंटर इसके पास ले आएंगे, तो ये बर्स्ट हो जाएगा फ्लेम में, तो उससे ये पता, आग लग जाएगी, इससे ये पता चलेगा कि ऑक्सीजन है ये वाली गैस। तो ये भी प्रूफ हो जाता है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। एक्सपेरिमेंट्स हमारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इंपॉर्टेंस में मैंने आपको इनफैक्ट जो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट लेक्चर था मेरा, उसी में ही मैंने आपको बताया थे दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फोटोसिंथेसिस की। स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि एक तो सबसे पहला कि वो ऑक्सीजन देता है, दूसरा खाना देता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फोटोसिंथेसिस की, हम सबको पता है ये चीज़। तो उसके बारे में थोड़े बहुत बातें करते हैं। ओके, तो हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंस, प्रोवाइड्स फूड। बहुत ही सिंपल, प्रोवाइड्स फूड। प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जो हर्बीवर्स होते हैं वो प्लांट को खाते हैं, इस वजह से जो प्लांट का खाना बन रहा है वो किसको गया, हर्बीवर को। जो कार्निवर होते हैं वो हर्बीवर्स को खाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या खा रहे हैं, प्लांट को। कैसे, क्योंकि हर्बीवर के अंदर क्या है, प्लांट का ही तो मटीरियल है जो वो खा रहे हैं। तो कार्निवर भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हुआ, प्लांट पे। जो फंगाई बैक्टीरिया जैसी चीज़ें होती है वो क्या करते हैं, डी के मटीरियल्स को खाते हैं, मरे हुए लोगों को, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को। तो मरे हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डी के मटीरियल्स होते हैं, उसके अंदर भी अल्टीमेटली क्या था, वही सब था जो प्लांट ने बनाया था खाना, उसने प्लांट से ही खाया था अल्टीमेटली, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। वो किसने खाया, फंगाई और बैक्टीरिया लोग ने। तो उसने भी अल्टीमेटली क्या खाया, प्लांट खाया। तो इन शॉर्ट फूड सबको प्रोवाइड करता है कौन, प्लांट्स। और ये जो है उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। सबसे बेसिक अगर मैं फूड चेन की बात करूं, ग्रासहॉपर, लिजार्ड और काइट। और भी काफ़ी सारी फूड चेन होती है, सबसे कॉमन फूड चेन है जो हर कोई को पता होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑक्सीजन। हम सबको पता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन प्लांट से ही आती है। बहुत टाइम पहले, ऑलमोस्ट 2 बिलियन ईयर्स अगो, 2 बिलियन ईयर्स अगो, BYA का मतलब बिलियन ईयर्स अगो होता है। 2 बिलियन ईयर्स अगो कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं था प्लैनेट पे, तो इस वजह से बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं थी। धीरे धीरे जैसे ऑर्गेनिजम्स आते गए, ग्रीन प्लांट्स भी बनते गए, और उसके बाद ही ऑक्सीजन का बनना शुरू हुआ। इन शॉर्ट, पहले जब ग्रीन प्लांट्स नहीं थे, ऑक्सीजन
नहीं थी। अब ऑक्सीजन के बारे में मेरे को एक और पॉइंट बताना है, उसके लिए वापस फोटोसिंथेसिस पे आते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है, दोपहर के टाइम पे उससे थोड़ी कम हो जाती है, और रात के टाइम पे ऑलमोस्ट नील होती है। तो इन शॉर्ट ज़्यादा से कम होती जाती है। और सुबह के टाइम पे रेस्पिरेशन होती है, जो मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन लास्ट क्लास में बताया था, और रात के टाइम पे भी रेस्पिरेशन होती है। सुबह भी रेस्पिरेशन, रात को भी रेस्पिरेशन। सुबह फोटोसिंथेसिस होती है। जितना ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाता है उससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन जाता है, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन बन रहा है। लेकिन रात के टाइम पे तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, रेस्पिरेशन तो हो रही है, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन यूज़ होता है, इसका मतलब कि रेस्पिरेशन हो रही है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि एलोवेरा हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, तुलसी हो गया, मैं लिख देती हूँ, एलोवेरा, नीम, पीपल, तुलसी, इन लोगों का ना थोड़ा अलग ही होता है। ये है ना फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑक्सीजन रात को भी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोसेस होती है वो एकदम ही अलग होती है। ये लोग कैम्प पाथवे फॉलो करते हैं। इसके बारे में डिटेल्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अलग होती है। फोटोसिंथेसिस में भी अलग अलग जो साइकिल्स होती है वो आती है, पर लेकिन कैम्प पाथवे सबसे अलग होती है। और इसी वजह से ये सब जो प्लांट्स होते हैं, एफिफाइट्स होते हैं, इन सब को रात को भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट था ऑक्सीजन के बारे में जो मुझे बताना था, बस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस खत्म होता है। इसके बाद का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले वो है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल की मैं अगर रिव्यू बताऊं कि उसमें क्या है, कार्बन साइकिल का मतलब कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसके बाद प्लांट्स यूज़ करते हैं, और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, वापस आ जाता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये एक पूरी साइकिल होती है, एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से एटमॉस्फेयर, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल याद करते ही हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कार्बन साइकिल का जो फर्स्ट पॉइंट मैं लिखना चाहूँगी वो फोटोसिंथेसिस, और वो क्यों ना लिखूँ, वही चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस। दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा फूड चेन। फूड चेन क्यों? क्योंकि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की कार्बोहाइड्रेट बनाया, ऑर्गेनिजम्स ने वो कार्बोहाइड्रेट लिया, तो ये फूड चेन के थ्रू ही हो रहा है। तो अब और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में वो कार्बन पहुंच गया। अब क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारे अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया हमारे अंदर? वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे अंदर, वो ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो अल्टीमेटली हमारे अंदर से बाहर क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। अब किस में आ गया? एटमॉस्फेयर में। ये इसके अलावा और भी प्रोसेस होती है, जैसे कि कंबस्चन में मैं मान लूँ कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो चीज़ें होती है वो अल्टीमेटली कहाँ से बनी होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और वो फिर उसको अगर हम बर्न करते हैं तो क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो वो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, कार्बन साइकिल। एक और होता है डीके मैटर। डीके मैटर में क्या होता है? वो भी अपने अंदर कार्बन साइकिल करते हैं। कैसे? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में उनके अंदर होता है, वो फंगाई और बैक्टीरिया खाते हैं और वो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये भी प्रूफ करता है कार्बन साइकिल। और एक पॉइंट है इसमें, हीटिंग लाइमस्टोन हीट करते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी कार्बन साइकिल। इसी के साथ हमारा चैप्टर रैप अप हो जाता है और सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर लिए हैं।
सब लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन किया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, लीफ का स्ट्रक्चर, सेकेंड लेक्चर में प्रोसेस पढ़ी, उसका एंड रिजल्ट पढ़े, थर्ड लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग ने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, कार्बन साइकिल पढ़ी और फैक्टर्स पढ़े एक्सटर्नल इंटरनल, और कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को थरली रीड करना है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस फोटोसिंथेसिस का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।